तो नमस्कार और सभी को मेरे तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स इंडिया के 6 पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सबको ये बताना चाहूंगी कि नाबी का यह जागरूकता कार्यक्रम हर 15 दिन पर होता है और रविवार के दिन 12 से 1 बजे के बीच फेसबुक लाइव के माध्यम से हम अपने दर्शकों से जुड़ते हैं। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी इसकी रिकॉर्डिंग नाबी के फेसबुक पेज पर अवेलेबल रहती है, जो आप अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए कभी भी देख सकते हैं और इसका अत्यधिक लाभ उठा सकते हैं। आज के कार्यक्रम का विषय है एसिड और अल्कली जैसे केमिकल से होने वाले जलने की दुर्घटनाओं से बचाव और उनके फर्स्ट एड। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज के विशेष अतिथियों का मैं स्वागत करना चाहती हूँ। स्पीकर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजीव बी आहूजा सर, जो कि टीचर ऑफ टीचर्स हैं और मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि सर के अंडर में मैंने अपनी ट्रेनिंग की है। सर अभी वर्तमान में सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में सीनियर प्लास्टिक सर्जन की तरह कार्यरत हैं और प्लास्टिक सर्जरी तथा बर्न से रिलेटेड करीब-करीब सारे एसोसिएशन जैसे नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स इंडिया, एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर बर्न इंजरीज के पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बर्न के क्षेत्र में सर का योगदान अद्वितीय रहा है। सर राजीव सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद वीना जी। मॉडरेटर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनगर के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर पी उमर फारूक, जो कि श्रीनगर के SKIMS मेडिकल कॉलेज के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर की तरह कार्यरत हैं। डॉक्टर उमर बर्न के मरीजों के इलाज और बर्न इंजरीज प्रिवेंशन में बहुत ही डेडिकेशन और तत्परता से लगातार जुड़े हुए रहते हैं। डॉक्टर उमर, इस कार्यक्रम में आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर वीना। मैं अपने नाबी वेबिनार के टीम मेंबर्स का भी स्वागत करना चाहूंगी, जिसमें नाबी के वर्तमान अध्यक्ष लुधियाना के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर संजीव उप्पल सर हैं और एम्स दिल्ली के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर राजमानस शामिल हैं। आप सभी की जानकारी के लिए एक बार फिर से यह बताना चाहूंगी कि ये जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम आपके लिए ले करके आते हैं, ये सारे प्रोग्राम्स हमारे नाबी के प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव उप्पल सर का ब्रेन चाइल्ड है और कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करते रहने का श्रेय सर और मेरे सहयोगी डॉक्टर राजमानस को जाता है, जो लगातार अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहते हैं। तो अब मैं डॉक्टर संजीव उप्पल सर से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे हमारे दर्शकों को आज के विषय के संबंध में बताएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सो डॉक्टर संजीव उप्पल सर। नमस्कार। सारे भारतवर्ष में और इंटरनेशनल बहुत सारे देशों में भी ये प्रोग्राम प्रसारित हो रहा है फेसबुक के माध्यम से। तो नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स इंडिया की तरफ से मैं सभी का स्वागत करता हूं। ये जो हमारा एंडेवर रहा है, ये जो हमारा एक कंसेप्ट बना कि क्यों ना बर्न्स का जो नॉलेज है वो आम लोगों तक पहुंचाया जाए इन एन इफेक्टिव वे, ताकि बहुत सारे लोग जो बर्न इंजरीज से बचें और अगर कोई बर्न इंजरी उनके होती है तो उसका राइट ट्रीटमेंट वो चूज कर सकें और किस डॉक्टर को दिखाना है, कौन से हॉस्पिटल में जाना है, क्या इलाज होना है, उससे वो अवगत हो सके। तो इस कंसेप्ट को लेके हमारी टीम, जो अभी डॉक्टर साहब ने बताई, मेरे साथ मेरे बहुत ही काबिल सहयोगी डॉक्टर वीना सिंह और डॉक्टर राजमानस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट पटना और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से जुड़े हुए हैं और हम इस प्रोग्राम को नाबी के सौजन्य से, नाबी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सौजन्य से इन प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हम हर इतवार को करते हैं। एक इतवार को हम करते हैं साइंटिफिक प्रोग्राम अपने साइंटिस्ट, अपने डॉक्टर्स के लिए, और एक इतवार को जो अल्टरनेट संडे को हम आम पब्लिक के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। तो ये इस तरह का ये छठा प्रोग्राम इस पब्लिक के लिए आ रहा है आज, और मैं चाहूंगा कि आज जो प्रोग्राम हम करें वो बहुत ही यूजफुल हो, उसको ध्यान से आप सुने
और कुछ चीजें नोट करें, ताकि आने वाले कल में अगर आपको कोई बर्न इंजरी होती है तो आप उसका सही इलाज कर पाएं या बर्न होने से बचें। तो आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो है केमिकल बर्न्स। और केमिकल बर्न्स जो आप सुनते हैं, एसिड बर्न्स होते हैं। एसिड हमारे कई जगह पे यूज होता है, बैटरीज में, हमारे बाथरूम्स में, हमारी टाइल क्लीनिंग सॉल्यूशंस में, हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज एसिड्स को यूज करती हैं अपने केमिकल प्रोसेसेस के लिए, और काफी सारी इंडस्ट्रीज एसिड बनाती भी हैं। और ये एसिड जो है, इसका एक बहुत ही सिक्योर चैनल रहता है मार्केट में आना, मार्केट से आगे डिस्ट्रीब्यूट होना, किस तरह की बॉटल्स में स्टोर होना है, कहाँ पे स्टोर करना है, ये सभी जानकारियां सभी को रहती हैं। पर जैसा कि देखने में आया है बहुत सारी बार, इसको ये जानकारी, जो ये प्रिकॉशंस हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स या हमारे वेंडर्स या हमारे दुकानदार नहीं लेते, और आमतौर पे आप देखते हो कि आम पानी की प्लास्टिक की बॉटल्स में ही जो एसिड बेच दिया जाता है। और कई एसिड बहुत स्ट्रांग होते हैं, कई एसिड बहुत लाइट होते हैं। सिंपली हम जो फ्लश के लिए भी एसिड यूज करते हैं वो भी कई बार हमें बर्न्स कर सकता है। या इस तरह का एसिड अगर बैटरीज हैं हमारी, हम बैटरीज का एसिड गिर जाए तो वो भी हमारा बर्न कर सकता है। कई बार इस चीज को लिए होमिसाइडल, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी एसिड का या केमिकल्स का यूज किया जाता है। केमिकल्स में बहुत बहुत तरह की एसिड, अल्कलीज या और तरह की टेक्निकली बहुत सारी चीजें आती हैं, वो हमारे एक्सपर्ट्स आपसे शेयर करेंगे। और इस तरह के एसिड बर्न्स रिवेंज के कारण, बदला लेने के मकसद से हमारे कंट्री में काफी इस तरह का यूज होता है, जो कि एक बहुत ही कंडेमनेबल चीज है। उसकी हम बहुत निंदा करते हैं, क्योंकि उससे चेहरा बिगड़ जाता है और जिंदगी भर के लिए जो मरीज परेशान हो जाता है। आज हमारे पास इन केमिकल बर्न्स की डिस्कशन के लिए हमने बहुत ही एक जिसको एप्रोप्रिएट जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। हमारे साथ मेन हमारे स्पीकर रहेंगे आज डॉक्टर राजीव भूषण आहूजा, जो कि हमारे बहुत ही जाने माने प्लास्टिक सर्जन है। और ये जो नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स इंडिया है, उसकी स्थापना में भी उनका बहुत सारा योगदान रहा है। और जो फर्स्ट मीटिंग भी कंडक्ट हुई थी उन्हीं के इंस्टीट्यूट में कंडक्ट की गई थी इस चीज की मीटिंग। और वो हमारे नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ बर्न इंजरीज, एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया और बहुत सारी और एसोसिएशंस के प्रधान भी रह चुके हैं। अगर हम ये कहें कि वो कुछ जाने माने प्लास्टिक सर्जन्स जो इंडिया के नोन हैं वर्ल्ड ओवर, उनमें से एक हैं, तो ये बिल्कुल सही रहेगा उनकी इंट्रोडक्शन के लिए। और एक और इंट्रोडक्शन मैं उनके बारे में देना चाहूंगा। उनकी जो नॉलेज है, उनका जो एक नॉलेज एक्वायर करने का एक उनका बहुत बड़ा उनके मन में इच्छा रहती है, वो अभी तक जारी है। हालांकि बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे बेइंतहा पेपर्स उन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं, लेकिन अभी भी वो नॉलेज गेन करने के लिए अपना एक स्टडी आवर उन्होंने रखा हुआ है, जो कि वो ऑलमोस्ट डेली 1 घंटे के लिए पढ़ाई करते हैं और एटलीस्ट 1 से 2 घंटे आपस में डिस्कशंस या लोगों को जो ज्ञान बांटना जिसको कहते हैं उसके बारे में भी डेलिब्रेट करते हैं। हमारे साथ हमारे मॉडरेटर आज रहेंगे डॉक्टर उमर फारूक, जो श्रीनगर स्किम से हैं, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से हैं, और एक बहुत ही नॉलेजेबल इंसान हैं और हर बर्न्स मीटिंग में हमारी पार्टिसिपेट करते हैं। और आजकल जैसे वो बता रहे हैं, -6 डिग्री में बैठ के भी आपके सामने हमारे साथ रूबरू हैं और अपना पूरा योगदान इस डिस्कशन में देंगे। वो डॉक्टर आहूजा के साथ ये टॉपिक आज मॉडरेट करेंगे और बीच बीच में क्रॉस जैसे डिस्कशन भी उनके साथ करेंगे कॉमन टॉपिक्स पे। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि डॉक्टर फारूक जैसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट, मैं कहूंगा प्लास्टिक सर्जन तो हैं, पर उनका माइंड एक साइंटिस्ट की तरह चलता है। उनकी सिलेक्शन में भी मैं एज एन एक्सपर्ट, अगर डॉक्टर फारूक को शायद याद होगा श्रीनगर में, तो एक एक्सपर्ट कमेटी में, तो मैं बहुत इसमें अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। तो डॉक्टर फारूक ने कुछ क्वेश्चंस भी बनाए हुए हैं जो वो बीच बीच में डॉक्टर आहूजा से पूछते रहेंगे। और जो भी आप कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो आप फेसबुक लाइव पे हमारे साथ अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं और पूरी कोशिश की जाएगी उन क्वेश्चंस का जवाब देने की। आप बाद में भी आपको कोई रहे तो आप फेसबुक के जरिए या हमारे लिंक के जरिए हमें अपने क्वेश्चंस पहुंचा सकते हैं।
सो आज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 2 of the most handsome plastic surgeons in India are with us in form of Dr. R.B. Ahuja and Dr. Umar Farooq. So मैं अब चाहूंगा डॉक्टर वीना सिंह से कि प्रोग्राम का रस्मी तौर पे शुरुआत किया जाए। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी डॉक्टर संजीव उपल सर का और डॉक्टर पी उमर फारूक से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कार्यक्रम का संचालन करें मॉडरेटर के तौर पर। सो डॉक्टर पी उमर फारूक। थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर उपल सर, डॉक्टर वीना, डॉक्टर मानस, पूरी टीम जो नेवी की टीम है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। आज की जो हमारे वक्ता रहेंगे वो है गुरुओं के गुरु। He has been the guru of my guru also. It is a great privilege and honor for me to introduce the teacher of teachers, Dr. Rajiv B. Ahuja. नव वर्ष के इस पहले रविवार को ये बड़े सम्मान और गौरव की बात है। डॉक्टर आहूजा राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर प्लास्टिक सर्जरी और बर्न का एक ऐसा विख्यात व्यक्तित्व है जिसका परिचय संक्षिप्त में देना मुझे लगता संभव ही नहीं है। फिर मैं कोशिश करता हूँ। प्लास्टिक सर्जरी और बर्न में डॉक्टर आहूजा का अनुभव 35 साल से अधिक है, जिसमें से उन्होंने 22 वर्ष से प्रतिष्ठित विभाग का नेतृत्व किया है। वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली के बर्न और प्लास्टिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने कई नैदानिक परीक्षणों का नेतृत्व किया है और वह प्रमुख पत्रिकाओं में उनकी कई नवीन सर्जरियां प्रकाशित हुई हैं। वह कई पत्रिकाओं के संपादकीय बोर्ड में शामिल हैं, जिनमें JPRAS, बर्न्स, एनल्स ऑफ बर्न्स एंड फायर डिजास्टर्स, इंटरनेशनल बर्न्स, जर्नल ऑफ बर्न्स एंड ट्रॉमा, IJPS इत्यादि शामिल है। वह अपनी संगठनात्मक क्षमताओं के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेसों का आयोजन किया है, जिसमें उल्लेखनीय रूप से वह 2009 में इप्रास तथा 2018 में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर बर्न इंजरीज के अध्यक्ष रहे हैं। वह 2016 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर अध्यक्ष और इप्रास एशिया पैसिफिक के पूर्व महासचिव रहे थे। दुनिया में ये किसी भी व्यक्ति के लिए 2 प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटियों का नेतृत्व करना गर्व की बात है और दुर्लभ भी है। उन्होंने 2005 में एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया APSA और नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स इंडिया नेवी दोनों के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2000 में दिल्ली सरकार ने उन्हें पुरस्कृत किया है। 2006 में वे जिम्सा द्वारा प्रकाशित कॉस्मेटिक सर्जरी के अतिथि संपादक थे। वह WHO, CDC, हीलिंग फाउंडेशन UK, ICMR इत्यादि के विशेषज्ञ रहे हैं। वह 200 से अधिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में एक आमंत्रित फैकल्टी और संकाय और अतिथि के अध्यक्ष रहे हैं। उनके विशेष हितों में मैं कह सकता हूँ एस्थेटिक सर्जरी, फेशियल पैलेसी सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, क्लेफ्ट्स तथा उल्लेखनीय बर्न सर्जरी शामिल है। वर्तमान में डॉक्टर आहूजा सर को प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी विभाग सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली के वरिष्ठ सलाहकार हैं। सर, आपका इस बैठक में अभिनंदन है। वेलकम सर। धन्यवाद उमर। मेरे को बहुत खुशी हो रही है आज इस में भाग लेके, पर आपने सब लोगों ने आधा समय तो सिर्फ इसी बात में ही निकाल दिया है कि मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ। बट मुझे खुशी बहुत है कि आप जिस लेवल पे आप वीना, राज पहुंचे हैं, डॉक्टर उपल तो खैर पहुंचे ही हुए हैं, पर जिस लेवल पे आप पहुंचे और जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, तो मुझे अपने कंट्री के
एटलीस्ट बर्न ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट का तो बहुत कॉन्फिडेंस है कि बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित है और अच्छी नींव रखी हुई है, जिससे कि ये आगे प्रोग्रेस करता रहेगा। तो आप जो कुछ आज पूछना चाहते हैं पूछें। हालांकि मुझे तो ऐसे लगता है कि आप सभी कॉम्पिटेंट हैं जवाब देने के लिए, और मैं वीना, राज और संजीव को भी बोलूंगा कि जहां जहां वो मैं उत्तर ना दे पाऊं वहां पे वो प्लीज कंट्रीब्यूट करें, एंड लेट दिस बी अ गुड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम। तो आप पूछिए। सर पूछना तो आपसे कुछ नहीं, ऐसी गुस्ताखी तो होगी नहीं, हम ऐसी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सर। सर जैसे हम देते हैं रसायन बर्न, ये हमें लगता है जो आग वाली बर्न या आग वाली जला से तो बहुत कम है इनका प्रतिशत, लेकिन आए दिन हम अपनी एमरजेंसियों में या अपने कार्यशैली में तो उनको देखते ही रहते हैं। तो मैं आपसे पहले यही जानना चाहूंगा कि ये बर्न हमारे क्षेत्र में कहाँ कहाँ हो सकते हैं, हमारे आजू बाजू में, जैसे घरों में वरों में कहाँ पे हो सकते हैं, ऐसे आशंकाएं तो कहाँ हैं इन बर्नर्स की? जैसा आपने कहा कि पहले तो इसका जो इंसिडेंस है बहुत कम है, बजाय फायर के बर्न्स जो होते हैं, थर्मल बर्न्स जो होते हैं। पर घर में, जैसे डॉक्टर उपल ने भी बोला, टॉयलेट के अंदर हो सकते हैं, स्कूल के लेबोरेटरीज के अंदर हो सकते हैं, कोई आप लिक्विड क्लीनिंग फ्लूइड्स यूज करते हैं उनसे भी बर्न्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर से हो सकते हैं, जो सीमेंट का काम करते हैं उनसे हो सकते हैं, जो सड़क पे कोल टार का काम करते हैं उससे भी बर्न हो सकता है। तो अनेक जगह है। और एक सबसे बड़ा जो डॉक्टर उपल ने बताया था कि जो विट्रियोलाज है, मुंह पे एसिड फेंक देना रिवेंज लेने के लिए या बदला लेने के लिए, या इस तरीके से किसी के ऊपर फेंक देना, एसिड फेंक देना, तो आजकल ये बहुत सामने आ रहा है और इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं ताकि इसका जो है रोकथाम करी जाए और उपचार करा जाए। तो ये कॉमन जगह है जहाँ पे कि केमिकल बर्न्स हो सकते हैं। सर अगर हम अब घरों की बात करेंगे, घर में अनेकों ऐसी चीजें होती है जिनसे शंका उठ सकती है कि उनसे बर्न हो सकता है। जैसे महिलाएं ब्लीच का इस्तेमाल करती हैं, टॉयलेट क्लीनर्स इस्तेमाल कर, तो ऐसा है कि तो हमें क्या छोटे क्या शहरों में सावधानियां हम, जी सर। छोटे शहरों में और पहले दिल्ली जैसे शहरों में भी टॉयलेट क्लीन करने के लिए एसिड घर में रखा जाता था, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह घर में रखते थे बोतलों के अंदर। और उस समय ये बर्न्स थोड़े ज्यादा देखे जाते थे क्योंकि वो थोड़ी लापरवाही से रखे जाते थे, घर छोटे होते थे, बाथरूम में किसी कोने में रख देते थे और लापरवाही से वो बर्न्स हो सकते थे। आजकल बड़े शहरों में मेट्रोज के अंदर तो प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो बाजार से ऑफ द शेल्फ आप खरीद लेते हैं। कोई आपने लाइसॉल खरीद लिया या आपने हार्पिक जैसी कोई चीज खरीद ली, तो इससे तो बर्न्स की संभावना थोड़ी कम होती है। पर छोटे शहरों में अभी भी इन एसिड्स वगैरह से और जो क्लीनिंग फ्लूइड्स हैं उनके अंदर से आपको हो जाता है। तो आपको थोड़ी सुरक्षा रखनी चाहिए, कुछ ग्लव पहन के करना चाहिए, आपको काम करना चाहिए। और आपको छोटे शहरों में अगर आपने एसिड वगैरह आपने कहीं बाथरूम वगैरह में रखा है तो उसको लेबल करके रखिए, उसको बच्चों से थोड़ा दूर रखिए और उसको थोड़ी सुरक्षा से आप काम करिए। ऐसी जगह ना रखिए कि जहाँ कोई और चीज निकाल रहे हो तो वो नीचे गिर जाए और फिर आपको जलन हो जाए उससे। तो ये एक सावधानियां रखनी बहुत जरूरी है क्योंकि बर्न्स एक बड़ी खतरनाक इंजरी है, एक कोई साधारण सी इंजरी नहीं है। और बहुत ज्यादा सा बर्न्स हो जाए, चाहे वो फायर से बर्न हो चाहे केमिकल से बर्न हो, इतनी तकलीफ होती है उसका इलाज करने के अंदर। मरीज को तो होती होगी, यहाँ तो डॉक्टर को भी तकलीफ होती है उसका इलाज करने के अंदर। तो ये सावधानियां थोड़ी घर पे करनी आवश्यक होती है। सर एक अगर पॉइंट मैं अब सर हम इसमें कहेंगे, थोड़ा लेना चाहूंगा। जैसे कई बार अनलेबल्ड बॉटल्स में, जैसे घर में कोई कोका कोला की बोतल है, किसी जूस की बोतल है या कोई और बोतल में हम एसिड स्टोर करके घर वाले रख देते हैं ताकि वो गिरे नहीं, लेकिन उस पे लेबल लगाना भूल जाते हैं कि ये एसिड है, डेंजरस है। उससे कई बार हमारे पास इंसिडेंस है, जैसे कुछ बच्चे ने उठा के वो पी लिया लिक्विड एसिड या आपने ऊपर गिरा लिया। तो मेरे ख्याल से आपने बहुत सही बताया कि उसको स्टोर करने की एक जगह प्रॉपर होनी चाहिए और वो बहुत ऊंचा नहीं रखना चाहिए ताकि उतारते हुए गिर जाए। वो आपने बहुत ही एक ठीक प्रिकॉशन बताई।
और हो सके तो उसको लॉक एंड की में एल्डर्स को रखना चाहिए, और प्रॉपरली अगर किसी और बॉटल में रख रहे हैं तो उसको प्रॉपरली लेबल कर देना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर स्टोरेज की। सिमिलरली आप समझते हैं सर कि स्कूल्स में भी इस तरह का स्टोरेज पैटर्न यूज करना चाहिए, लेबोरेटरीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, उसके बारे में आप? स्कूल के अंदर तो थोड़ा नियंत्रण, थोड़ा डिसिप्लिन थोड़ा बेटर होता है घरों से, क्योंकि एक प्रोटोकॉल से बने हुए होते हैं केमिस्ट्री लैब्स के कि ऐसे आपको हैंडल करना है, और फिर थोड़ी वहाँ सुपरविजन थोड़ी बेटर होती है, और अगर नहीं है तो होनी चाहिए। तो आपके जब स्कूल में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह हो रहे हैं, तो आपका प्रोफेसर या टीचर जो है वहाँ पे उसी की निगरानी के अंदर ये सब होना चाहिए। और जो फिर उसके एक्सपेरिमेंट के बाद रसायन वगैरह जो स्टोर करे जाते हैं वो भी एक सुपरविजन के तौर पे होते हैं। तो थोड़ा स्कूल में लापरवाही की गुंजाइश थोड़ी कम होती है, हालांकि हो सकती है, शरारत हो सकती है, बच्चे एक दूसरे से साथ शरारत कर सकते हैं, और उसकी परिणाम जो 9वीं 10वीं कक्षा का बच्चा है उसको परिणाम नहीं पता कि इसका मैं असुरक्षित रहूंगा या शरारत करूंगा तो इससे कितना नुकसान हो सकता है। दूसरे बच्चे की आंख में एसिड जा सकता है, या एल्कली जा सकता है, या कुछ जा सकता है। तो थोड़ा वहां पे टीचर की सुपरविजन थोड़ी एसेंशियल है। इसके साथ साथ क्या स्कूल या विद्यालयों में जैसे लेबोरेटरीज होती है, वहाँ कुछ सुविधा होनी चाहिए चिकित्सा की, जैसे कुछ घटना घट गई है अब, जो फर्स्ट एड वो दे सके वहाँ स्कूलों में? तो फर्स्ट क्योंकि एड मैं तो पिछली बात ही आपसे कहूँ सर, हमारे पास आया था कैजुअलिटी में दो लड़कियां थी कॉलेज की, तो वहां पर कुछ दे हैव मिक्स द 2 एसिड्स उन्होंने मिलाए थे, 2 एसिड मिलाए थे कुछ। एक एक बोतल, ये बहुत आम सी बात है कि एक बोतल का पता नहीं उसमें क्या है, तो दूसरी बोतल में मिला, मिश्रण किया था दो केमिकल्स का, 2 रसायनों का, तो वहां ब्लास्ट हो गया। तो कुछ स्टूडेंट्स आ गए, तो मेन वेयर 2 गर्ल्स, दे वेर ब्रॉट, तो उनमें कुछ, अब जहाँ जहाँ चेहरे पे कुछ हो गया था, हाथों पे कुछ हो गया था, लेकिन प्राथमिक चिकित्सा वहां कुछ नहीं हुई थी, बिल्कुल उनको सीधे ही अस्पताल ले आए थे, इमरजेंसी में ले आए थे। तो मेरा ये कहना है तो कि मैं कहता हूँ वहाँ कुछ प्राथमिक कुछ। हाँ, पहले तो आपने जो ये बताया कि 2 एसिड मिक्स कर दिए स्कूल के अंदर, तो इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि स्कूल की लेबोरेटरीज के अंदर एक सुपरविजन की बहुत जरूरत है ताकि बच्चे शरारत ना करें। जी और सर। जो आपने फर्स्ट एड की बात बताई, पहले फर्स्ट एड की बात भी कर लेते हैं। कोई भी केमिकल बर्न्स होता है, चाहे वो विट्रियोलाज हो, चाहे आपने चेहरे पे एसिड फेंका या कुछ किया, या घर में गलती से एसिड गिर गया आपके ऊपर, या कुछ और एल्कली गिर गई है इस तरीके से, तो सबसे पहले आप उसको पानी में धोइए। पानी में आप जैसे नलके का पानी है, आप नलके का पानी लीजिए, कोई फ्रिज या बर्फ लगाने की जरूरत नहीं है, नलके का पानी लीजिए साधारण, और उसको 10, 15, 20 मिनट के लिए साफ करना बहुत जरूरी है जब तक कि पूरा केमिकल बाहर नहीं निकल जाता। तो ये जो पानी का इलाज है, हम पूरे बर्न्स के उसमें, चाहे फायर का बर्न हो चाहे कैसा भी बर्न हो, हम कहते हैं पोर वाटर ऑन बर्न्स। बर्न्स के ऊपर पानी डालना बहुत आवश्यक है, उससे एसिड और एल्कली जो है वो डाइल्यूट भी हो जाता है, वॉश आउट भी हो जाता है, जलन भी थोड़ी सी कम हो जाती है, और फिर उसका सबसे जो प्राथमिक उपचार है वो यही है। और हर स्कूल के अंदर पानी की उपलब्धि होती है, सिर्फ ये जानकारी देनी जरूरी है स्कूल के लोगों को, टीचरों को, कि आप इसकी उपलब्धि करिए। फर्स्ट एड सेंटर तो ज्यादातर हर स्कूल के अंदर होते हैं, पर सबसे ज्यादा फर्स्ट एड तो लेबोरेटरी के अंदर ही पानी होता है, वहां पे टैप होता है, सब कुछ होता है, तो उसी से ही आप पानी लेके आप ये उपचार करना बहुत जरूरी है 15-20 मिनट के लिए, इसके पहले कि आप उसको पेशेंट को व्यक्ति को आप हॉस्पिटल लेके जाएं या किसी विशेषज्ञ के पास लेके जाएं। सर इसके बाद अगर मानिए हम घरों में ये दुर्घटना हो गई, पानी का तो सर आपने बोला कि पानी उड़ेलना चाहिए, और जो पानी वहां से रिस रहा है वो अगले किसी भाग पे नहीं पड़ना चाहिए, सीधे नीचे गिरना चाहिए पानी जो हम डाल रहे हैं किसी रसायन के ऊपर जहां लगी हो। तो इसके बाद कुछ और उपचार हम घर पे कर सकते हैं इसके अतिरिक्त? मैं तो कोई एडवाइस नहीं करूंगा इससे पानी से धोने के अलावा और कोई उपचार करने के लिए स्पेसिफिकली, पर अगर हाँ आपको कुछ है तो आप एक वैसलीन लगा सकते हैं जो न्यूट्रल एक एजेंट है थोड़ी सी, और नथिंग मोर देन दिस।
आपको सिर्फ पानी से लगा के विशेषज्ञ के पास ले जाना चाहिए। और जो ये आप पुराने जमाने के अंदर आप सुनते आए हैं कि लोग टूथपेस्ट लगाते हैं या कुछ इंक स्याही लगा देते हैं या न्यूज़पेपर में रैप कर देते हैं किसी चीज को, ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और इसका फायदा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना। मैं इसी बात पे आ रहा था। आधे बुजुर्गों का ख्याल होता है कि शहद लगाओ जी, या मक्खन लगाओ, टूथपेस्ट लगाओ। ये बिल्कुल करना है, आपका सुझाव भी बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ भी नहीं करना है। चाहे केमिकल बर्न्स हो, चाहे थर्मल बर्न्स हो, आग लगी हुई हो, ये आपको बिल्कुल कुछ नहीं लगाना है। आप उसको पानी से धो के 15-20 मिनट आप पानी से धोइए और उसको एक क्लीन शीट में आप ज्वेलरी वगैरह उतारिए। अगर आपने ज्वेलरी वगैरह पहन रखी है, कुछ ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, तो आप उनको निकाल दीजिए। जो कपड़े आपके केमिकल से बर्न हो गए हैं, आप उनको निकाल दीजिए और पूरा उसको पानी से साफ करके क्लीन शीट में, कपड़े में करके आप किसी विशेषज्ञ के पास या किसी अस्पताल में लेके जाइए। सर, पानी का महत्व तो हो गया सर, लेकिन जो रसायन होते हैं जो आमतौर घरों में भी होते हैं, या तो वो ठोस होंगे, तरल होंगे। जैसे कि हम कहेंगे ठोस में जैसे कभी पाउडर होती है, कुछ पार्टिकुलेट मैटर होता है। तो घर में तो पार्टिकुलेट आप मैटर का नहीं होता, कह रहे थे पर जैसे पानी अगर से, आपके वो घरों में घर यूज में करते हैं। घर में पार्टिकुलेट मैटर से बर्न्स इतने कोई कॉमन नहीं होते, पर सीमेंट से हो सकते हैं। तो वो सीमेंट के जो बर्न्स आपको हैं, कंक्रीट, तो कंक्रीट से बर्न्स हैं, तो वो आप उसको हाथ अगर है, ब्रश है, उससे झाड़ सकते हैं, किसी कपड़े से झाड़ सकते हैं, या ब्रश अगर है उससे झाड़ सकते हैं और फिर पानी से धो सकते हैं। तो उसको ब्रश से हटाना जरूरी है। तो ये सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर हो जाते हैं। फर्टिलाइजर अगर है, फर्टिलाइजर में आप डील कर रहे हैं, तो उसके अंदर फर्टिलाइजर्स में बहुत सारा एमोनियम सल्फेट और फिनॉल और बहुत सारी लाइम वगैरह मिक्स होती है। तो इसको पहले फर्टिलाइजर को आप झाड़ लें, ब्रश से साफ कर लें या झाड़ लें, और फिर उसके बाद पानी से अच्छी तरह से धोएं, तो वो सारा केमिकल निकल जाता है और फिर उसके बाद आप हॉस्पिटल ले जाइए। क्या सर यही करेंगे हम हर जिस भी किसी भाग पे ये हमारा रसायन गिरा, ये केमिकल गिरा, बर्न हो गया? सबसे महत्वपूर्ण है हमारे चेहरे पे आंखें। तो उनके लिए आप क्या उपचार बोलेंगे, क्या परामर्श देंगे कि कुछ खास करना है हमें आंखों के लिए, आइज के लिए? आंखों के लिए भी हमें वही करना है। हमें बिल्कुल एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को, इंग्लिश में कहते हैं कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर, से आई को वॉश करना चाहिए, ताकि उसमें से सारा रसायन और प्रोडक्ट सारा उसके अंदर से निकल जाए। और उसके अंदर फिर आई के अंदर आपको कुछ नहीं लगाना है। आप अच्छी तरह से उसको साफ करके इमीडिएटली, अगर आई के अंदर कुछ केमिकल चला गया है, तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से वाटर से साफ करके, रिंस करके आप विशेषज्ञ के पास लेके जाइए, ताकि वो डैमेज असेस कर सकेगा कि कितना और डैमेज है, और उसको उपचार कर पाएगा। तो आई बर्न्स के लिए, केमिकल बर्न्स के लिए भी सिर्फ वाटर ही है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड फॉर एनी काइंड ऑफ बर्न्स। तो इसके बाद हमें विशेषज्ञ की सलाह लेनी है सर। जैसे हम बिल्कुल, इसके देखते बाद हैं आमतौर विशेषज्ञ की पर सलाह। हाँ जी। भी कोई बर्न भी हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि इनकी हमें देखनी है कि कितना गहरा है जख्म। ये अगर घाव बन जाता है या फुलाव बन जाते हैं, उसमें ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, फफूले बन जाते हैं, तो उनसे हम आंकते हैं कि ये जो जला हुआ है, जो बर्न हुआ है, उसकी डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है। जैसे ऊपर वाली परत जल गई है, अगली वाली परत, या इन एसिड बर्न में कुछ विशेष कुछ होता है कि किस किस्म के बर्न होते हैं ये? तो ये जो असेसमेंट है कि ये ज्यादा सुपरफिशियल बर्न है या ये डीप हो गया है बर्न, ये असेसमेंट आपको करने की आवश्यकता नहीं है। या विशेषज्ञ के ऊपर छोड़ दें कि विशेषज्ञ इसको देख के आपको इतला कर देगा कि ये बर्न सुपरफिशियल है या डीप है। मैं सिर्फ ऐसे ही एक आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, आमतौर पे लोग सोचते हैं कि ये ब्लिस्टर जो है बहुत अब हो गया, तो छाले बन गए, तो बहुत सीरियस बर्न हो गया। हालांकि जो ब्लिस्टर बनता है वो एक सुपरफिशियल बर्न के अंदर ही बनता है।
तो इसलिए उसकी चिंता थोड़ी कम होती है। जो डीप बर्न्स होते हैं वो उनके अंदर ब्लिस्टर्स नहीं बनते, उनके अंदर सेंसेशन भी नहीं होती। पर ये आप सब छोड़ दीजिए, ये सब जो काम है विशेषज्ञ का है, इसीलिए अस्पताल जाना आवश्यक है। वो देख लेगा कि अगर बहुत सुपरफिशियल बर्न है, आपको उसके पट्टी से इलाज कराना है, डीप बर्न है तो उसको उसका क्या इलाज करना है, तो वो ये डिसीजन विशेषज्ञ का होना चाहिए। जी सर। सर आमतौर पर हम देखते हैं कि बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं, जो भी चीज उनको आप दीजिएगा तो वो मुंह में भर लेते हैं। अगर तरल हुई किसी बॉटल में हुआ तो उड़ेल देते हैं, निगल देते हैं। या छोटी छोटी हम देखते हैं जैसे बैटरीज की सेल्स होती है, वो मुंह में डाल दे निगल लेते हैं। उनके लिए प्राथमिक उपचार क्या होगा? तो ऐसा है कि अगर बैटरी की बात तो बाद में बताता हूँ, अगर किसी ने एसिड पी लिया है, गलती से एसिड पी लिया है, तो फिर आप उसको नुकसान थोड़ा सा लिमिट कर सकते हैं। एकदम टोटल तो बंद नहीं हो सकता वो नुकसान, आप थोड़ा सा लिमिट कर सकते हैं। आप उसको पानी पिला सकते हैं, आप उसको थोड़ा सा दूध पिला सकते हैं। तो इस किस्म से आप वो कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको जो केमिकल से आपके इसोफेगस वगैरह में, मुंह के अंदर रसायन गया है उसका, वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। चाहे आप दूध पिला दें, चाहे आप वो पानी पिला दें। और अगर आपने किसी ने बैटरी swallow कर ली है या कुछ इस तरीके से कर लिया है, तो वो आपकी जो है इंटेस्टाइन से बाद में होती हुई वो टट्टी के रास्ते बाद में निकल जाएगी। उसके लिए आप थोड़ा सा किसी को केला खिला सकते हैं या पपीता खिला सकते हैं काफी सारा, ताकि वो फैसिलिटेट हो जाए वो मूवमेंट। और इससे ज्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते। जी सर। सर हम आमतौर पर ये भी देखते हैं कि हम जाते हैं ऐसे नीम हकीमों के पास चले जाते हैं बहुत से लोग, जैसे किसी को कोई मस्सा हो गया चेहरे पे, या कहीं कुछ फोड़ा फुसली निकली है, तो वो हमारे ज्यादातर गांव कस्बों में, तो किसी के पास गए, वैद्य के पास गए, तो उसने कुछ शीशी में दे दिया, कुछ मलहम दे दिया, तो ये हट जाएगा, ये मस्सा हट जाएगा, ये मोल हट जाएगा, या ये फोड़ी फुसली दूर हो जाएगी। लेकिन हम फिर क्या देखते हैं कि उसका भी परिणाम यही होता है कि उससे वहां पर इरिटेशन होती है, वो जल जाता है। वो हम उसको भी कह सकते हैं वो केमिकल बर्न ही हो जाता है, रसायन से भी बर्न हो जाता है। तो तो ये इस विषय में ऐसा आपका है क्या कि जो मत आपने रहेगा? बताई ये बहुत अच्छी बात है कि ये एक केमिकल कॉटराइजेशन मेथड होता है, जो कि जिससे कि ये मस्से वगैरह निकाले जा सकते हैं। अब अगर कोई साइंटिफिक वे में निकाले, कोई विशेषज्ञ निकाले, तो वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल जो है वो एक नापा हुआ होता है, जांचा हुआ होता है। एक हम ऐसे बेजल सेल कार्सिनोमा को निकालते हैं, उसको हम मोज कीमोसर्जरी कहते हैं। उसके अंदर ये सब एक ग्रेडियंट के हिसाब से, नापे हुए हिसाब से ये केमिकल लगाए जाते हैं। अब आप किसी गांव में या ऐसे करेंगे और बिना उसकी किसी प्रिकॉशन के करेंगे, तो दुर्घटना होने की तो संभावना बहुत हाई है। तो आप इससे बचे और किसी अच्छे विशेषज्ञ के, कोई मस्सा निकलवाना है, कुछ निकलवाना है, किसी अच्छे विशेषज्ञ के पास जाइए और इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। पर जो इनके केमिकल्स होते हैं उनकी कोई कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिसाइडेड नहीं होती, कौन किस केमिकल को इस्तेमाल कर रहा है, तो थोड़ा वो ऑब्वियसली डेंजरस तो है ही। जी सर। मैं सर इस विषय में यहाँ कह रहा हूँ कि मैंने हमारे यहाँ पर देखा है कि बहुत से लोग ये समस्या होती है, और ज्यादातर ये चीजें ये करते चेहरों पर, बिकॉज फेस पे ही मेनली होती हैं ये चीजें। कहीं मस्सा हो गया, कुछ हो गया, तो हम बहुत से देखते हैं कि, और उनका दुर्भाग्यपूर्ण मतलब कभी नाक का अगला हिस्सा चला जाता है, कभी लिप का हिस्सा चला जाता है, होंठ का हिस्सा चला जाता है, जिसको बहुत मुश्किल होता है फिर रिकनेक्ट करना भी। तो ये जागरूकता होनी चाहिए लोगों में कि बिल्कुल ऐसे ही कोई पदार्थ नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। अगर होगा तो चिकित्सक की जानकारी लेनी है, जो इस विषय में उनको मार्ग दिखा सकता है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। और इस तरीके से बिना पढ़े लिखे विशेषज्ञ के द्वारा ही ये होना चाहिए, और उसके ऐसे गांव में ऐसे इलाज इधर उधर नहीं कराने चाहिए। आप बहुत सीरियस डैमेज हो सकता है चेहरे पे ऐसे। सर अब और एक बड़ी समस्या जो उपल सर भी कह रहे थे,
जैसे कि आप कहेंगे एसिड अटैक जिसे कहते हैं, एसिड अटैक होना किसी रिवेंज की वजह से, कुछ मनमुटाव की वजह से, वो तो हम देखते रहते हैं। हालांकि इसके विरुद्ध कानून भी है हमारे देश में। कानून तो इंटैक्ट है, लेकिन कंट्रोल पूरा नहीं हो सकता है। आपका इसमें क्या रहेगा, कुछ कहेंगे तो आप, कुछ सुझाव ऐसा देंगे आप? है कि कानून तो हमने बहुत बनाए हैं। 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया है कि एसिड बेचा ही नहीं जा सकता बिना लाइसेंस के। पर आप 20 रुपए लीटर, 30 रुपए लीटर एसिड मिलता है, आप बड़े आसानी से ले सकते हैं। शायद दिल्ली में थोड़ा लेना थोड़ा मुश्किल है, पर और कई शहरों के अंदर आप आज भी आप बिहार में या वेस्ट बंगाल में या तेलंगाना में जाएं तो बहुत आसानी से एसिड आपको मिल सकता है, उपलब्धि होती है। और एसिड अटैक्स जो हैं ये बदला लेने के उसमें अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो बेशक 200 से 300 अटैक्स इंडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं, पर कम से कम अंदाजा है कि 1000 से ज्यादा अटैक्स ये होते हैं एक साल के अंदर। तो फर्स्ट एड तो इसकी यही है, अगेन आपको पानी से उसको धोना है। जैसे भी आपको पानी जितनी जल्दी उपलब्ध हो सकता है, अगर आप सड़क पे हैं तो अगर आपको किसी की हेल्प भी करनी है तो आप पानी जल्दी से लाइए, उसको करिए। और फिर आपको सारे ऑर्नामेंट्स जो हैं, आपने जो डाल रखा है, रिंग्स डाली हैं या इयररिंग्स डाल रखी हैं, वो आपको उतार देनी चाहिए। और फिर किसी भी ठीक सुरक्षित स्थान में जाके आपके कपड़े उतार के, अगर कपड़े खराब हो गए हैं तो वो कपड़े, ताकि प्राइवेसी भी थोड़ी सी मेंटेन रहे, वो आपको कपड़े उतार के आप उसको कवर करके हॉस्पिटल लेके जाएं। और ये एसिड जो है वो ट्रिकल करके नीचे जाके और भी जगह जहाँ पे नहीं गिरा वहाँ पे ट्रिकल करके वहाँ पे भी बर्न्स हो सकते हैं। इसलिए वो पानी से वॉश करना, ताकि वो ट्रिकल डाउन ना, इफेक्ट ना आए उसका, तो ये बहुत ज़रूरी है। और बाद में इतने इसकी रिकंस्ट्रक्शन इतनी मुश्किल हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अब बोल दिया है कि फ्री में इलाज होएगा। किसी भी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट में जाएंगे तो आपको फ्री इलाज मिल सकता है। सरकार जो है उसको सब्सिडाइज कर देती है ट्रीटमेंट को। दिल्ली में भी ऐसा है। पर जो लॉ की एनफोर्समेंट है ना, वो तो हर जगह ही लैक्स है। चाहे आप फायर सेफ्टी, आप किसी होटल में आग लग जाती है तो फिर वो बाद में उसको होटल को बंद करके कहते हैं फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं थे, या रेस्टोरेंट में आग लग जाती है तो यहाँ फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे थे। नॉर्म्स हमारे कंट्री में सब जगह बने हुए हैं, इंडस्ट्री के लिए बने हुए हैं, घरों के लिए बने हुए हैं, और होटल इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सबके लिए बने हुए हैं। पर वो इतनी बहुत अच्छी तरह से वो लॉ एनफोर्स नहीं हो पाता है। इसीलिए ये आज एसिड बर्न्स हैं। और इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा ये जो एसिड अटैक्स हैं ये थोड़े ज़्यादा हैं। होते तो ये सारे वर्ल्ड ओवर हैं, पर इंडिया में थोड़े और साउथ ईस्ट एशिया में थोड़े से ये अटैक्स ज़्यादा ही हैं। और इसके लिए कानून का एनफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है, आप कह रहे हैं। और सुझाव और ट्रीटमेंट, जो उपचार है, प्राथमिक उपचार तो वही है, पानी से धोना, फिर विशेषज्ञ के पास ले जाना, जैसा आपने कहा, अस्पताल, चिकित्सक के पास ले जाना। और एक हमारा यहाँ जहाँ ये दुर्घटनाएं घटती हैं वो है हमारे कल कारखाने, जो हमारी फैक्ट्रीज है, केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ फर्टिलाइजर्स बनते हैं, या और कोई कारखाने। और वहाँ घरों में तो होती छोटी मोटी घटनाएं होंगी, लेकिन वहाँ ये घटनाएं बहुत बड़ी होकर आती है, क्योंकि वहाँ पर स्रोत होता है और वहाँ पर ये केमिकल स्टोर होते हैं, बनते हैं। तो वहाँ क्या-क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो केमिकल इंजरीज हो जाती है, जो ये रसायन से इंजरी हो जाती है फैक्ट्रीज में, वो दुर्घटनाएं बहुत बड़ी होती है। जैसे घरों में छोटी-मोटी हाथ जल गया, चेहरे पे आ गया, वहाँ पर पूरी बॉडी में आ जाता है, जल तो जाते हैं। आपने ठीक कहा, इंडस्ट्री के अंदर बर्न्स जो है वो दुर्घटना जो है वो मास स्केल में भी हो सकती है, और इसके लिए भी कानून बने हुए हैं। मेरा तो मैं जो सुझाव दे रहा हूँ वो तो खैर सब जगह लागू होते ही हैं, कि जो इन रसायनों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए।
इसके पहले कि वो रसायन को हैंडल करें, कुछ करें। बाकी जो उनके फर्स्ट एड, जो उनके हैंडलिंग के मेजर्स हैं, जैसे कि ग्लव्स पहना है या उनको गॉगल्स पहननी है, या कोई अगर किसी को किसी किस्म का सूट पहनना है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो करें। और जब ये इनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है तो जो नेटिव लैंग्वेज होती है जिस शहर में वो काम कर रहे हैं, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, उसके अंदर एक छोटा सा टेस्ट भी करके किया जा सकता है। बाहर के मुल्कों में ऐसा भी होता है कि 15-20 सवाल ट्रेनिंग के बाद उनको जवाब देना है कि उनको समझ भी आई है कि नहीं आई, तो वो टेस्ट पास करना है। वो टेस्ट पास करते हैं तब वो अलाउ करते हैं उनको उन केमिकल्स के साथ काम करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर। और फर्स्ट एड इक्विपमेंट तो इंडस्ट्री के अंदर जैसे कानून है वो तो होनी ही चाहिए, वो तो आवश्यक ही है कि जो इंडस्ट्री के अंदर आपको उपचार करा जाए, वहां पे तो शावर्स भी अरेंजमेंट होनी चाहिए ताकि इमीडिएटली आपको पानी का इंतजाम की वो जरूरत ना हो, आप सीधा उसको वहां पे ले जाके शावर दे सकते हैं ताकि कपड़े उतार के उसके पूरे शावर दिया जा सकता है। एक केमिकल आजकल बहुत सालों से उपलब्ध है और इंडस्ट्री में, इंडिया में भी उपलब्ध होना शुरू हो गया है, डिफोटेरिन। वो भी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी जगह पे अब अवेलेबल हो गया है ताकि कोई आई बर्न्स हो जाए, कुछ हो जाए, और केमिकल जो है वो लगा के डिफोटेरिन, उससे थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाता है केमिकल। तो वो भी अब एक चीज अवेलेबल हो गई है। और आपने कहा कि एक सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर केमिकल से केमिकल बर्न्स ही नहीं होते, अगर केमिकल्स अच्छी तरह से स्टोर नहीं करे जाएं और वहां कोई बीड़ी सिगरेट फेंक दे, कुछ कर दे, तो वहां आग भी लग जाती है और एकदम विस्फोट भी हो जाता है। मेरे को याद है 1993 के अंदर लाल कुआं फायर, आपने पढ़ा होगा अखबार के अंदर, 1993 के अंदर डिजास्टर हुआ था। केमिकल स्टोरेज फैक्ट्री थी, इलीगल स्टोरेज फैक्ट्री थी लाल कुआं के दिल्ली के अंदर, और एक ही साथ किसी ने वहां बीड़ी जलाई और कुछ किया और 50-60 मरीज एक घंटे के अंदर हमारे अस्पताल के अंदर आ गए थे। तो ये भी केमिकल की प्रॉब्लम है कि वो आग लग सकती है और उससे थर्मल बर्न्स, केमिकल बर्न्स तो हुई और थर्मल बर्न्स भी हो गए, आग लग गई, और बहुत सारे कोई 70-80% जो लोग थे उस आग के अंदर वो मर गए थे। तो ये भी एक हमें बचाव रखना है, और इसके लिए फिर वही है कि आपको स्टोरेज करना है तो आपको जो लीगल मेथड्स हैं, जो बताया गया है लॉ के अनुसार, आपको वैसे केमिकल स्टोर करने हैं। तो लापरवाही नहीं करनी कि आपने वहां पे कोई बीड़ी सिगरेट फेंक दी या कोई ओपन तार है जहां से कि स्पार्किंग हो गई, वहां से उसमें भी आग लग सकती है। तो ये सारे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है इंडस्ट्री में। जानकारी होनी चाहिए इन वर्कर्स की, लिखा पढ़ी, ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए जिससे वो सावधानी बरत सके और अपने बचाव के लिए भी। सर, इसके बाद हम आएंगे सर, जैसे आपने कहा कि ये वो हो गया जो स्किन के साथ लग गए या हमने निगला। सर, कभी कभी होती है केमिकल बर्न्स जो हम इनहेल करते हैं, जैसे सांसों के जरिए से अंदर जाती है, जैसे वो, जैसे मैंने कहा जो ठोस होगी या होगी, अब होती गैसियस गैसियस पॉइजनिंग कभी कभी हो जाती है। वो ज्यादातर हो जाती है जब बड़ी बड़ी आग की वारदातें हो जाती है, वो इनहेलेशन बर्न जिसे हम कहते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कहते हैं वो अंदर जाता है। तो क्या उसको भी हम कहेंगे कि वो रसायन से ही बर्न हुआ है, वो रसायन की एक किस्म है बर्न की? तो इनहेलेशन इंजरी तो ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि स्मोक बहुत ज्यादा इनहेल करने से इनहेलेशन बर्न्स हो जाते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग तो एक एस्पेक्ट है इनहेलेशन इंजरी का, बिकॉज इनहेलेशन इंजरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की भी हो सकती है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की भी हो सकती है। आपने उसके अंदर जो स्मोक गया है उसका हीट टेम्परेचर से भी बर्न हो सकता है और केमिकल से भी बर्न हो सकता है। केमिकल जो एब्जॉर्ब कर लिया गया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड आपने उसमें से एब्जॉर्ब कर ली गई है, उससे भी हो गया। और जो पार्टिकुलेट मैटर जलने का है वो भी आपने इनहेल कर लिया गया है, तो उससे भी आपको इंजरी हो सकती है। तो ये इसका तो उपाय कोई घर पे तो हो नहीं सकता, इसको तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल लेके जाना है। कोई इसका प्राथमिक उपचार तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ना घर में आपके ऑक्सीजन होता है, ना आप कुछ वेंटिलेशन दे सकते हैं, ना आप कुछ असेसमेंट ठीक कर सकते हैं। तो आपको याद ही है कि यहाँ पे उपहार ट्रेजेडी के अंदर कोई भी जल के नहीं आया था, सारे इनहेलेशन इंजरी से ही आए थे, और सारे के सारे वहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल गए थे तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ही दे लॉस्ट देयर लाइव्स। तो it is a very dangerous form of inhalation injury, and unfortunately इसका प्राथमिक उपचार तो कुछ भी नहीं हो सकता।
प्राथमिक उपचार मुझे लगता यही है कि बाहर निकालना उस व्यक्ति को, हाँ, वो मतलब इससे, हाँ वही सर, माध्यम से बाहर निकालना, to get him out of the बिल्कुल, environment, यस, वही है प्राथमिक उपचार, जैसे आप कह रहे थे सर। सो इस सारी बातचीत का मुझे लगता है यही निचोड़ निकलता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले तो हमें पूरी सावधानी बरतनी है कि ये दुर्घटनाएं हो नहीं। फिर हम जो भी उपाय घरों में, स्कूलों में या कल कारखानों में कर सकते हैं, उन उपायों को मानना है, उन पर अमल करना है। बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि बर्न्स जो है एक बहुत बहुत सीरियस फॉर्म ऑफ इंजरी है, और मरीज, क्योंकि बर्न में दिमाग चलता रहता है, आपकी सोच ठीक चलती रहती है, तो आदमी सोचता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इस इंजरी से बाहर निकल आऊंगा। इलाज इतना महंगा है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, बर्न्स का, किसी भी किस्म का बर्न्स हो उसका इलाज इतना महंगा है कि सावधानी जो है, प्रिवेंशन और प्रिवेंशन होनी चाहिए इसकी, और आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए ताकि आप किसी भी किस्म का बर्न, चाहे केमिकल हो चाहे थर्मल हो, आप या इलेक्ट्रिकल हो, आप वो बर्न से बचे रहें तो वो बहुत बेहतर है। सर यहाँ मैं एक बार और आपसे पूछना चाहूंगा कि बर्न में बेसिक होती है पेन, जो दर्द होता है बर्न के साथ, अगर कहीं भी बर्न इंजरी हो जाती है, तो अगर हम घर में उपाय क्या हम ये जो हम दे सकते हैं, कोई दवाई इनको बर्न के लिए, जो ओटीसी और दवाई तो घर में काउंटर? मैं बिल्कुल मना करता हूँ कि घर में पेन की आपको कोई दवाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये पेन कोई अंदरूनी पेन नहीं है। ये पेन क्योंकि नर्व एंडिंग स्किन की एक्सपोज हो गई हैं और वो इरिटेट हो रही हैं, उस वजह से पेन हो रही है, और उसका उपचार तो सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है, चाहे वो पट्टी से करे, चाहे वो इंजेक्शन लगाए या कुछ करे, आपको एडमिट करके करे, तो वो सिर्फ एक विशेषज्ञ ही कर सकता है। तो इस पेन का इलाज आपको घर पे कुछ नहीं करना। अगर आप घर पे कोई एस्पिरिन की गोली या कोई पैरासिटामोल की गोली ले लेते हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला, और आपको सीधा विशेषज्ञ के पास ही जाना है उस पेन का इलाज भी कराने। फिर निष्कर्ष इस बातचीत का यही निकलता है कि प्राथमिक उपचार में आप कहते हैं मेन है पानी डालना। कैसे भी किसी भी किस्म का जो केमिकल बर्न हो, कुछ बर्न्स को छोड़ के, जैसे आप कह रहे थे कि सीमेंट हो, कुछ हो, उनको झाड़ना है। बाकी सारी केमिकल इंजरीज में या रसायन इंजरीज में कोपियस टू क्लीन विद कोपियस वाटर, पानी से साफ करना है, और जो आभूषण ऑर्नामेंट्स वगैरह उनको उतारना है, कपड़े उतारने हैं, चेंज करने हैं, और फिर साफ किसी ड्राई क्लॉथ या कपड़े से लपेटना है। तो जो प्राथमिक चिकित्सक होगा उसके पास जाना है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आई थिंक यू हैव टू, एक टेक होम मैसेज इस टॉक का ये होना चाहिए, पोर वाटर ऑन बर्न्स टिल द पेन सबसाइड्स। 15-20 मिनट के लिए नलके के पानी से आप उसको, केमिकल को धोते रहिए, चाहे केमिकल हो, चाहे थर्मल बर्न्स हो, चाहे कैसा भी हो। आप अपने आभूषण वगैरह सारे जितने उतार सकते हैं उतार दीजिए। जले हुए कपड़े, केमिकल से जले हुए कपड़े जो हैं वो आप सारे उतार दीजिए, और एक क्लीन शीट में लपेट के आप किसी विशेषज्ञ से जरूर संपर्क करें ताकि वो आपका सही उपचार कर सके। जी सर। सर मुझे इस पे याद है, कपड़े उतारने में जो कोई सहायक होगा, जैसे आप कह रहे हैं एसिड बर्न, ये तो मुझे अंत में याद है, एसिड बर्न की कोई सहायता कर रहा है या कुछ, तो उसको भी कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। जो उसकी हेल्प कर रहा है, दूसरे की मदद कर रहा है। तो पहले तो ये है कि जब कपड़े उतारेंगे तो पहले तो आपको उसको पानी डालना बहुत जरूरी है ताकि वो डाइल्यूट हो जाए। आप पहले कपड़े तो उतारेंगे नहीं, पहले आप पानी डालेंगे, और जब पानी से वो डाइल्यूट हो चुका होगा तब आप उसके कपड़े उतार सकते हैं, और वहां से पकड़िए जहां से वो नहीं जला हुआ, जहां वो केमिकल नहीं है। और अगर आपके पास ग्लव्स अवेलेबल हैं तो आप ग्लव्स पहन के कर लीजिए, अगर आपके पास ग्लव्स इजीली अवेलेबल हैं। नहीं तो पहले तो आपने पानी ही डालना है उसका उपचार करने के लिए, फर्स्ट एड करने के लिए। ग्लव पहन सकता है, वो दस्ताने लगा सकता है अपने हाथ बचाने हाँ, के लिए, बचाने के लिए। तो अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, बहुत वेरी बहुत थैंक्स। धन्यवाद। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि ये डॉक्टर उपल जो ने ये शुरू किया है पब्लिक अवेयरनेस और प्रोफेशनल टीचिंग प्रोग्राम अपने प्रेसिडेंटशिप के अंदर, और ये बहुत एक यूनिक प्रोग्राम है। एंड मैं बहुत विश करता हूँ कि ये सक्सेसफुल रहे, और
सारी एजुकेशन जो है वो इस तरीके से आगे भी इम्पार्ट होती रहे, नॉट जस्ट ये कोरोना के टाइम में हो रहा है, ये बाद में भी ऐसे ही चलता रहे, और क्योंकि एक बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। Thank you, sir, for appreciating the efforts of NABI. And as you all know, we have learned from the जिसको दिग्गज वर्ड कहा जाता है हिंदी में, the contemporary दिग्गज of burns and plastic surgery like Dr. Ahuja. We have learned from you that we always work in a team. So, of course, currently it is being led by me, but this is the collective effort of all the NABI scientists, all the NABI doctors. And I'm very proud of my two-member team here, Dr. Veena Singh from All India Institute, Patna, and Dr. Manas from All India Institute, Delhi. These two of our younger colleagues have been doing it very committedly, and they are putting in a hard work for the professionals as well as for public. So we keep on appreciating them and encouraging them to continue their efforts. So current talk today, I think Dr. Manas is going to summarize. Dr. Veena? सर थैंक यू सो मच। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अपने आज के स्पीकर डॉक्टर राजीव आहूजा सर का और डॉक्टर फारूक उमर का भी। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन था सर, जैसा हम सबने सुना, और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे दर्शकों को केमिकल बर्न्स प्रिवेंशन से के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं। और जो आज के हमारे दर्शक इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा ये बड़ा ही मार्मिक अनुरोध रहेगा कि इन बारीक जानकारियों को, जैसा कि हमारे स्पीकर और मॉडरेटर्स ने बार-बार एम्फसाइज किया है, कि अगर घर में या स्कूल में या बाहर में केमिकल से बर्न्स हो जाए, तो सबसे पहला काम करना है कि आपको जले हुए भाग पर बहुत पानी डालना है। पोर वाटर ऑन बर्न्स, सर ने ये स्लोगन अच्छा याद दिलाया हमें। तो 15-20 मिनट आपको मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। अगर हम ये currently there are some people who are in our program who they have requested that vis-a-vis we have the points which are the key points out of today's discussion in Hindi as well as in English, if you can summarize. So Dr. Ahuja sir is requested. Some of our listeners, this request that if Dr. Ahuja can take another 2-3 minutes and summarize the key points both in English as well as Hindi, please. Dr. Ahuja, please. डॉक्टर उपल, थैंक यू वेरी मच। पर मैं ये श्रेय जो है ना डॉक्टर मानस को देना चाहता हूँ। डॉक्टर मानस एक बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं और ये पूरी टॉक के अंदर 1 घंटे में कुछ भी नहीं बोले, और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा समराइज कर दे, ताकि इनकी इंग्लिश भी अच्छी है, हिंदी भी अच्छी है, और मैं आज वीना की हिंदी से तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ, और मैं अब जरा डॉक्टर मानस को भी सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ये समराइज बहुत अच्छी तरह से कर देंगे। That is currently in this program, sir. It is his the duty allotted to him only. So I request Dr. मानस जी, आप प्लीज इसको सारे को समराइज कर दें, जैसे कि कुछ श्रोता बोल रहे हैं। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न इंडिया की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आप सभी दर्शकों का, जो भी हमारे मॉडरेटर और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आहूजा सर ने आप लोगों के साथ शेयर किया, हम सब उसका पालन करेंगे। Whatever Ahuja sir told and our moderator discussed that whenever there is a injury, there is a chemical burn injury, we should pour water on the chemical to dilute it. We should not try to neutralize it, but we should try to dilute it. And if the chemical is in the form of powder, we should try to dust it off. अगर हम पानी डालेंगे उस पे तो क्या होगा कि वो और ज्यादा केमिकल शरीर के दूसरे भाग पे जाएगा। तो हम लोग उससे बचने के लिए पहले उसको झाड़ के उसको अलग दूर करेंगे और फिर उसको अपने विशिष्ट अपने डॉक्टर्स के पास ले जाएंगे। एंड द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय आवर प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव उपल सर। मैं सर के इस उत्कृष्ट कदम और मार्गदर्शन के लिए सर का धन्यवाद देता हूं। And in his leadership only we successfully completed this program, our 6th program. And of course our teachers, our chief guest Dr. Ahuja sir, जो कि बर्न के क्षेत्र में
ना सिर्फ नेवी को एस्टेब्लिश करने में मदद करी है सर ने, बल्कि भारत को एक इंटरनेशनल मैप पे एक अलग पहचान दिलाई है। तो सर का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने आज अपना बहुमूल्य समय हम सबके बीच दिया, अपना ज्ञान और अनुभव हमारे साथ शेयर किया। और कार्यक्रम के मॉडरेटर डॉक्टर उमर फारूक, जो कि हमारे नावी के हर कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी आज भी बड़ी खूबसूरती से निभाया। मैं डॉक्टर फारूक का धन्यवाद देता हूं। और whatever our guest discussed today, I think we will all follow that. And although we have lot of law rules and regulation imposed by government, prescribed by government, but this better is we should try to avoid the chemical burns, and we should have all the awareness regarding this, what to do, what not to do. That is more important. क्योंकि कानून तो बनते रहते हैं, बट उसका इन्फोर्समेंट, उसका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम अपनी जानकारी से केमिकल बर्न से बच सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर co-host डॉक्टर वीना, who is always successfully she is conducting all this program with her efforts. So thank you, Dr. Veena, also. And I would like to announce our next meeting, the topic of which will be skin donation. So on 10th of January, we will have our program on skin donation and skin substitute. And in tandem, we will have another public awareness program in which we'll try to aware the general public on donation of skin. So I thank you all for joining with us, and Happy New Year to all of you. Thank you. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उपल, वीना, मानस एंड उमर। बहुत बहुत थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Navy team. Thank It was you. a nice time here. It is a privilege for me and an honor. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Ahuja Dr. sir. Veena, Yes, we can thank- switch off from the live book, Facebook Live. Yeah. So I have stopped the live streaming on Facebook, sir. Yeah, you can stop the recording also, so that we can have a discussion for the next meeting maybe. Yeah.